नमस्कार आप सबको। स्वागत है आप सबका फिर से अपने इस YouTube चैनल में। राजा भोज 14 विद्या निदान राजा थे, जो उस समय समग्र राजाओं में सबसे बुद्धिमान शासक थे। 14 विद्याओं ने राजा भोज की एक अलग ही छवि पूरे संसार में बना दी थी, जिसका उन्हें हमेशा ही घमंड रहता था, क्योंकि वह समझते थे कि 14 विद्या सीखने के बाद विश्व में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें बुद्धिमत्ता में हरा सके। लेकिन इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे केवल एक बाजीगर ने राजा भोज की 14 विद्याओं का घमंड तोड़ा। एक बार की बात है, गंगाराम पटेल अपने नौकरी बुलाखिया के साथ लेकर तीर्थ यात्रा की तैयारी पर जा रहे थे। गंगाराम पटेल एक बहुत ही ज्ञानी व समझदार इंसान थे, तो बुलाखिया ने उनसे कहा, पटेल जी, मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा पर अवश्य चलूंगा, किंतु वहां जाने से पहले आपको मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। पटेल ने पूछा, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? बुलाखिया ने कहा, तीर्थ यात्रा के दौरान यदि रास्ते में मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ तो आपको उसका उत्तर मुझे देना होगा, अन्यथा मैं वापस आ जाऊंगा। पटेल ने यह शर्त स्वीकार कर ली। फिर दोनों एक ही घोड़े पर सवार होकर अपने तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। चलते चलते दिन ढलने लगा था। रात की काली छाया चारों तरफ फैल चुकी थी। तब वे एक नगरी के पास पहुंचे। नगरी को देख पटेल ने कहा, आज की रात हम यहीं ठहरेंगे। दोनों ने अपनी सर्व सहमति से वहां ठहरने का निर्णय किया और अपना टेंट लगा लिया। टेंट लगाने के पश्चात पटेल ने बुलाखिया से कहा, अब तुम नगरी में जाओ और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। बुलाखिया ने सहमति में अपना सिर हिलाया और पैसे लेकर नगरी की तरफ चल दिया। जैसे ही वह नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां उन्हें एक अचंभित कर देने वाला दृश्य दिखा, जो उसके भीतर सवाल खड़े कर रहा था। उसने देखा, नगरी के मुख्य द्वार पर एक बकरा बंधा था और सभी आने जाने वाले उस बकरे के सिर पर 5-5 जूते मारकर आ जा रहे थे। यह दृश्य देखकर वह नगरी के अंदर जाने लगा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया और बोले, यदि आपको नगरी के अंदर जाना है तो इस बकरे के सिर पर 5 जूते मारने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको नगरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुलाखिया बड़े अचंभे में था, लेकिन नगरी में प्रवेश करने के लिए उसने भी बकरे के सिर पर 5 जूते मारे और नगरी में प्रवेश कर गया। ऐसे ही वापस आते हुए भी 5 जूते मारे और सामान लेकर पटेल के पास आ गया। वापस आकर उसने तुरंत खाना बनाया और पटेल जी को खिलाकर खुद भी भोजन कर लिया। वह सारा कार्य जल्द से जल्द निपटाना चाहता था ताकि उस बकरे के बारे में जान सके, जिसने उसके मन में सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। तो रात को सोते समय वह पटेल जी के पैरों के पास बैठ गया और पैर दबाते हुए बोला, पटेल जी, जब मैं नगरी में मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां मैंने एक बड़ा ही पीड़ादायक दृश्य देखा जो मुझे ना भाया। इस नगरी के लोग कितने क्रूर और पत्थर दिल हैं, जो अपना गुस्सा किसी बेज़बान जानवर पर निकालते हैं। तुमने क्या देखा, मुझे साफ साफ बताओ, पटेल जी ने पूछा। जब मैं नगरी में गया तो मैंने देखा कि मुख्य द्वार पर एक बकरा जंजीरों से बंधा हुआ था और सभी आने जाने वाले उसके सिर पर 5 जूते मार रहे थे। तो कृपया आप मुझे बताइए कि उस बकरे ने ऐसा क्या पाप कर दिया जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। पटेल जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, यह नगरी कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं, बल्कि राजा भोज की नगरी है, और जिसे तुम एक बेजुबान जानवर समझ रहे हो, यह कोई मामूली बकरा नहीं है। इस बकरे ने राजा भोज के खिलाफ एक बहुत ही भयंकर षड्यंत्र रचा था, जिसमें यह काफ़ी हद तक सफल भी हो गया था। लेकिन वह कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता ज़रूर है। तो इस बकरे का घड़ा भी जिस दिन फूटा, उसी दिन इसे यह सज़ा सुनाई गई कि जो भी प्रजाजन नगरी में आए या जाए, उसे पहले इस बकरे के सर पर 5 जूते मारने होंगे। तो चलो मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। अब यहाँ से पटेल ने
बुलाखिया को कहानी सुनाना प्रारंभ किया। राजा भोज 14 विद्या निदान थे, जो उस समय समग्र राजाओं में सबसे बुद्धिमान शासक थे। 14 विद्याओं ने राजा भोज की एक अलग ही छवि पूरे संसार में बना दी थी, जिसका उन्हें हमेशा ही घमंड रहता था, क्योंकि वह समझते थे कि 14 विद्या सीखने के बाद विश्व में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें बुद्धिमत्ता में हरा सके। लेकिन यह कारनामा किया एक बाजीगर ने, जिसने राजा भोज की 14 विद्याओं का घमंड तोड़कर रख दिया। एक बार एक बाजीगर और बाजीगरनी राजा भोज की नगरी में खेल दिखाने आए। बाजीगर ने वहां मौजूद लोगों से उसका खेल देखने के लिए आग्रह किया। लोगों ने बाजीगर से कहा, भाई हम तो तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें उसके बदले भिक्षा में क्या दे सकते हैं। एक काम करो, तुम राजा के महल चलो। अगर राजा को तुम्हारा खेल पसंद आया तो वह तुम्हें भारी इनाम भी देंगे। बाजीगर ने कहा, चलो ठीक है, बहुत सुना है राजा भोज के बारे में। मेरी भी बड़ी तमन्ना थी कि एक दिन उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ महल पहुंच गया, लेकिन वहां द्वारपालों ने उसे बताया कि अभी महाराज किसी कार्य में व्यस्त हैं, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया और राजा का कार्य से मुक्त होने का इंतजार करने लगा। आखिरकार लंबे समय के बाद राजा बाहर आए। राजा को देखते ही बाजीगर प्रसन्नता से शीघ्र खड़ा हुआ और राजा भोज के पास जा पहुंचा और बोला, महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर हूँ। गांव-गांव घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ। मेरी बड़ी दिनों से तमन्ना थी कि कभी आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं, इसलिए आज मैं आपकी नगरी में आया हूँ। राजा भोज बड़े घमंड में कहते हैं, अरे बाजीगर, तू क्या मुझे अपनी कला दिखाएगा? मैं 14 विद्या निदान राजा हूँ। मेरे आगे बड़े से बड़ा ज्ञान भी पस्त है, और तू तो एक छोटा सा बाजीगर है। भला तू मुझे क्या रोमांचित करेगा? महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर अवश्य हूँ, किंतु मेरी कला छोटी नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, केवल एक बार मेरा खेल देख लीजिए। बाजीगर की यूं बार बार विनती करने पर राजा भोज ने हामी भर दी और बोले, चलो ठीक है बाजीगर, दिखाओ अपना खेल। मैं ना तो मेरी प्रजा खुश हो पाएगी और ना ही मैं। जब बाजीगर ने अपना खेल प्रारंभ किया तो वहां राजा के साथ उनकी रानियां, मंत्रीगण और समस्त प्रजा आ गई। बाजीगर ने अपने थैले से एक रस्सी निकाली और उसे आकाश की तरफ फेंका। फेंकते ही वह रस्सी लंबी होती चली गई और आकाश में जाकर कहीं अटक गई। वहां मौजूद सभी लोग इस छोटे से नमूने को देखकर बहुत हैरान हो गए। खुद राजा भी सोचने लगे कि रस्सी फेंकी तो छोटी सी थी, लेकिन यह इतनी लंबी कैसे हो गई कि आकाश में ही पहुंच गई। अब बाजीगर उस रस्सी को जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन रस्सी इस कदर फंस गई थी कि उसे खींच पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर बाजीगर राजा भोज से बोला, क्षमा करें महाराज, मुझे खेल थोड़ी देर के लिए अधूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऊपर से देवताओं का संदेश आया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भयंकर युद्ध छिड़ गया है, जिसे शांत कराने के लिए मुझे वहां जाना होगा। बाजीगर के मुख से ऐसे कथन सुनकर सारी प्रजा और खुद राजा भोज दुविधा में फंस गए। सभी मन ही मन सोचने लगे कि ऊपर देवता की लड़ाई हो रही है और उसे छुड़वाने के लिए उन्होंने इस बाजीगर को याद किया है। राजा भोज ने हैरियत में अपना सिर हिलाया और बोले, ठीक है बाजीगर, पहले तुम देवताओं का युद्ध छुड़वा कर आओ। लेकिन जाने से पहले बाजीगर ने राजा के सामने एक शर्त रखी। शर्त थी कि जब तक मैं देवताओं का युद्ध शांत कराकर नहीं आ जाता, मेरी बाजीगरनी आपके पास सुरक्षित रहेगी। इसकी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ, और वापस आते ही मैं आप सबसे पहले अपनी पत्नी मांगूंगा। राजा एक बार फिर सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी दुविधा आने वाली है जो इस बाजीगर ने यह शर्त मेरे सामने रखी। भला इसकी पत्नी को यहाँ से कौन ले जाएगा? राजा भोज ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जब तक तुम नहीं आते, तुम्हारी पत्नी मेरे पास सुरक्षित रहेगी। जैसे ही राजा ने शर्त मंजूर की, बाजीगर ने रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया जो आकाश में जा रही थी।
सभी की निगाह बाजीगर पर टिकी थी। जैसे जैसे वह चढ़ता गया उसका आकार छोटा होता गया। एक समय ऐसा आया जब वह बादलों में अदृश्य हो गया। बाजीगर को गए हुए काफी समय हो गया था। वहां मौजूद सभी जन और राजा भोज बाजीगर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां मौजूद सभी लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जो कल्पना के परे था और लोगों में एक रहस्यमय सवाल बन गया था। उन्होंने देखा आकाश से बाजीगर का एक कटा हुआ पैर आकर धम से धरती पर गिरा। कटा पैर देखकर सभी सुन्न पड़ गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर दूसरा पैर आ गिरा। फिर बाजीगर के कटे हुए हाथ आ गिरे। धीरे धीरे उसका सारा शरीर टुकड़ों के रूप में जमीन पर आ गिरा और अंत में उसका मुख, जिसे देखते ही राजा भोज भी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। अपने पति के शरीर के कटे अंग देखकर बाजीगरनी जोर जोर से रोने लगी। राजा और समस्त प्रजा के मन में कई सवाल उठने लगे। ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ आदि। लोगों ने बाजीगर के कटे अंगों को देखकर काफी विचार विमर्श किया। अब जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो राजा ने उसके कटे अंगों को चिता देने का आदेश दिया। चिता की बात सुनते ही बाजीगरनी उठ खड़ी हुई और रोते रोते बोली, महाराज, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। राजा भोज और उसकी रानियों ने बाजीगरनी को खूब समझाने की कोशिश की कि तुम अभी जवान और काफी खूबसूरत हो, यूं सती होकर अपना जीवन समाप्त न करो। लेकिन उसने अपनी हट कर ली और बोली, महाराज, या तो मुझे मेरे पति के साथ सती कर दो, वरना मैं यहाँ मौजूद समस्त जनों को श्राप दूंगी जिसकी पीड़ा से आप लोग कभी उभर नहीं पाओगे। श्राप शब्द उस समय बहुत मायने रखता था। लोग इससे भयभीत होते थे। खुद राजा भोज भी श्राप का नाम सुनते ही भयभीत हो गए। अब जब खूब समझाने पर भी वह नहीं समझी तो राजा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। बाजीगर के साथ बाजीगरनी को सती कर दिया गया। लेकिन समस्या यहीं समाप्त नहीं हुई थी। असली समस्या तो अभियानी बाकी थी। अभी दोनों की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि राजा और प्रजा ने देखा बाजीगर धीरे धीरे रस्सी से उतरता हुआ वापस आ रहा है। बाजीगर को यूं उतरता देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। एक बार फिर उनके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। अब बाजीगर नीचे पहुंच गया और राजा भोज के सामने आकर बोला, तो बताइए महाराज, कैसी लगी आपको मेरी कला? मैं आकाश में जाकर वापस आया हूँ। राजा और प्रजा एक मूर्ति की अवस्था में बाजीगर को देखते रहे। किसी की भी आवाज मुख से न निकली। सभी लोग एक पल बाजीगर को देखते और एक पल उसकी चिता, जो अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। अब बाजीगर थोड़ा गुस्सा होने लगा और बोला कि मैंने इतना अच्छा खेल प्रदर्शन किया और कोई भी मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है। जब किसी के मुख से बाजीगर के लिए प्रसन्नता के स्वर नहीं निकले तो उसने कहा, ठीक है महाराज, यदि आपको और आपकी प्रजा को मेरी कला अच्छी नहीं लगी तो मैं आपसे कुछ भिक्षा की आस भी नहीं रखना चाहता। हम किसी दूसरी नगरी में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आप मेरी बाजीगरनी को बुला दीजिए, जिसको मैं आपके पास सुरक्षित छोड़कर गया था। राजा भोज एक पत्थर की मूर्ति की तरह बाजीगर को देखते रहे। बाजीगर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन जब काफी ढूंढने पर भी वह नहीं मिली तो बाजीगर ने क्रोध में आकर राजा भोज पर कलंक लगाना शुरू कर दिया। अब राजा को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी, क्योंकि कोई भी राजा अपने ऊपर यूं लांछन लगते हुए नहीं देख सकता। राजा भोज ने कहा, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे साथ सती हो गई। राजा ने बाजीगर को उसके जाने के बाद की सारी कहानी बताई। महाराज, आप एक कपटी और झूठे राजा हैं। जरूर आपने ही मेरी पत्नी को कहीं छुपा दिया होगा। भला मैं तुम्हारी पत्नी को क्यों छुपाऊंगा? क्योंकि आप मेरी पत्नी को अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मेरी बाजीगरनी जैसी सुंदर और रूपमती स्त्री पूरे संसार में नहीं है, न ही आपकी कोई रानी इतनी सुंदर है। आप एक चरित्रहीन राजा हैं। सारी प्रजा सुन्न होकर बैठी रही। राजा भोज ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारी पत्नी को कहीं नहीं छुपाया, वह तुम्हारे साथ ही सती हुई है। अब तुम अचानक आकर अपनी पत्नी मांगोगे तो मैं कहां से ला कर दूं? मैं नहीं जानता था कि एक 14 विद्या निदान राजा भी इस कदर झूठ बोल सकता है।
मैं स्वयं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं तो मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती है? या फिर आपके मन में कपट आ गया? मेरे जाते वक्त आपने मेरी शर्त अनुसार मुझे वचन दिया था कि जब तक मैं नहीं आता आप मेरी पत्नी को सुरक्षित रखेंगे, और जब मैं अपनी पत्नी आपसे वापस मांग रहा हूं तो आप नाटक कर रहे हैं। मुझे आपसे कुछ भी भिक्षा या दान नहीं चाहिए, आप केवल मेरी पत्नी मुझे लौटा दीजिए। बाजीगर, तुम्हें जो सजा मुझे देनी है तुम दे सकते हो, किंतु मैं मरे हुए प्राणी को जिंदा नहीं कर सकता। महाराज, यदि मैंने अपनी पत्नी आपके महल से निकाली तो तब आप क्या करेंगे? यदि तुमने बाजीगरनी मेरे महल से निकाल दी तो यह सारा राजपाट मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, और यदि तुम बाजीगरनी को मेरे महल से नहीं निकाल सके तो तुम क्या करोगे? इस पर बाजीगर ने कहा, महाराज, यदि मैं अपनी बाजीगरनी को आपके महल से नहीं निकाल सका तो जितना राजपाट आपका है इससे दुगना मैं आपको दूंगा। राजा ने हामी में अपना सिर हिलाया। बाजीगर ने महल में प्रवेश करने के लिए अपने कदम बढ़ाए। उसके पीछे राजा भोज, उसकी रानियां, मंत्रीगण और समस्त प्रजा भी बाजीगर के पीछे पीछे महल में पहुंच गए। महल में पहुंचते ही बाजीगर ने जोर से आवाज लगाई, बाजीगरनी, कहाँ हो तुम? आ जाओ, हम चलते हैं। ऊपर से आवाज आई, आती हूं जी। बाजीगरनी एक कक्ष से बाहर निकली और बाजीगर के पास आ पहुंची। उसे देखकर राजा भोज और समस्त जन अचंभित हो गए। आज मानो सबके लिए एक ऐसा दिन था जहां सबके सामने सवालों का एक पहाड़ खड़ा हो गया था, लेकिन जवाब का एक कण नहीं दिख रहा था। अब बोलिए राजा, क्या सफाई देंगे आप? मैं नहीं जानता एक कैसी लीला रची जा रही है, लेकिन मैं एक सच्चा राजा हूँ जो अपनी शर्त अनुसार यह राजपाट आपको सौंपना चाहता हूँ। राजा, मुझे आपके राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ केवल आपकी 14 विद्याओं का घमंड तोड़ने आया था, और यह थी मेरी 15वीं विद्या जिसे आप अभी तक नहीं जानते। जाते जाते जब बाजीगर और बाजीगरनी ने अपने असली रूप दिखाए तो लोगों के सामने जो सवालों का पहाड़ था एक तिनके की भांति बिखर गया। बाजीगर और बाजीगरनी के भेष में आए कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती ही थे। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? राजा भोज और 14 विद्याओं का घमंड भाग 3 जल्द आने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।